काला पानी यानी सेल्यूलर जेल। ब्रिटिश राज के दौरान ये जेल सिर्फ सजा देने की जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा टॉर्चर लैब था जहां इंसानों की हड्डियां तोड़ी जाती थी, आवाजें दबा दी जाती थी और आजादी का सपना देखने वालों को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की जाती थी। लेकिन यहीं उन्हीं अंधेरे कमरों में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने वो ताकत पैदा की जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। इस वीडियो में हम सिर्फ इतिहास नहीं बताएंगे, हम समझेंगे कि आखिर ब्रिटिश टॉर्चर सिस्टम किस तरह काम करता था और काला पानी को दुनिया की सबसे डरावनी जेलों में क्यों गिना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। ये सच्चाई जिसे जानना हर भारतीय का हक है। सन 1800 के दशक का हिंदुस्तान, एक ऐसा समय जब अंग्रेजों ने देश को एक विशाल प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। विद्रोह की आग कई हिस्सों में शांत दिखाई देती थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को पता था कि ये सन्नाटा सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। उनकी नजरों में सबसे खतरनाक लोग वे थे जो सवाल पूछते थे, संगठित होते थे और आम जनता में आग भरते थे। इन्हीं खतरनाक लोगों के लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत के इतिहास का सबसे अंधेरा अध्याय लिखा, काला पानी, जिसे आज हम सेल्यूलर जेल के नाम से जानते हैं। हिंद महासागर के बीचों बीच घने जंगलों और तूफानी समुद्री हवाओं से घिरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक ऐसी जगह चुनी गई जो दुनिया से लगभग कटी हुई थी। ब्रिटिश अफसरों ने इसे अपने शब्दों में द परफेक्ट हेल कहा था, एक ऐसी जगह जहां से भागना नामुमकिन और जिंदा रहना भी एक सजा था। यही वो स्थान बना जहां बागियों को सिर्फ कैद नहीं किया जाता था, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ा जाता था, इतना कि कई लोग अपनी पहचान तक भूल जाते। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों को हिला चुका था। उनकी नसों में अब डर दौड़ रहा था, वो डर कि अगर भारतीय एकजुट हो गए तो साम्राज्य गिर जाएगा। इस डर ने ब्रिटिश दिमाग में एक खतरनाक विचार जन्म दिया, एक ऐसी जेल बनाओ जहां विद्रोहियों का अंत सुनिश्चित हो सके। शुरू में अंडमान को दंड कॉलोनी की तरह विकसित किया गया। छोटी छोटी झोपड़ियां, लकड़ियों से बने अस्थायी बैरक और चारों ओर जंगलों में घूमते जहरीले कीड़े और बेकाबू जंगली जानवर। कैदियों को समुद्र किनारे नावों से उतारा जाता था और पैरों में भारी बेड़ियां बांधकर जंगलों से होकर ले जाया जाता था। कई कैदी रास्ते में ही मर जाते, लेकिन अंग्रेजों के लिए ये सामान्य बात थी। इन शुरुआती वर्षों में कैदियों को जेल नहीं बल्कि अंडमान की जमीन खुद खोदकर अपने हाथों से बनानी पड़ती थी। सड़कें, बैरक और यहाँ तक कि तटबंध भी। अंग्रेज अफसरों के लिए ये एक दोहरा फायदा था। एक तरफ बागियों की आत्मा टूटती थी और दूसरी तरफ उन्हें मुफ्त मजदूर मिल जाते थे। कैदियों को सुबह 4 बजे उठाकर घंटों काम कराया जाता था। भोजन इतना कम होता कि कई कैदियों के शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन जाते। बीमारी, भूख और पसीने की गंध इस जगह की पहचान बन चुकी थी। धीरे धीरे ये दंड कॉलोनी एक डरावने प्रतीक की तरह पूरे भारत में फैलने लगी। लोग कहते, अगर काला पानी भेज दिए गए तो समझो जिंदगी खत्म। ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये देश भर में डर फैलाने का औजार बन चुकी थी। ब्रिटिश सरकार इसे जानबूझकर प्रचारित भी करती थी ताकि कोई विद्रोह करने की हिम्मत न जुटा सके। परंतु अंग्रेजों का ये मनोवैज्ञानिक हथियार यही नहीं रुका। 1896 में अंग्रेजों ने तय किया कि अब इस जगह को एक विशाल और संगठित जेल में बदलने का समय आ गया है, एक ऐसी जेल जो बागियों को पूरी तरह तोड़ सके। और इसी विचार से जन्म हुआ उस भव्य लेकिन भयावह संरचना का जिसे आज हम सेल्यूलर जेल के नाम से जानते हैं। अंडमान के घने जंगलों और तूफानी समुद्री हवाओं के बीच एक समय ऐसा भी था जब यहाँ सिर्फ मौन और मौत का सन्नाटा हुआ करता था। लेकिन 1896 में जब ब्रिटिश साम्राज्य ने इस द्वीप पर एक ऐसी जेल बनाने का फैसला किया जो कैदियों की रूह तक को तोड़ दे, तब इस खामोशी को ईंटों, हथौड़ों और हजारों चीखों ने तोड़ दिया। यही वो पल था जब सेल्यूलर जेल यानी आज जिसे हम काला पानी कहते हैं का निर्माण शुरू हुआ। ये जेल सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये ब्रिटिश हुकूमत की मनोवैज्ञानिक रणनीति का हिस्सा थी। एक ऐसी जगह जहाँ कैदी भाग भी नहीं सकते थे और बच भी नहीं सकते थे। ब्रिटिश इंजीनियरों ने इस जेल की डिजाइन बेहद सोच समझकर तैयार की थी। ये जेल स्टारफिश या हथेली की उंगलियों जैसे आकार में बनाई गई थी, जिसमें 7 लंबे विंग्स अलग अलग दिशाओं में फैलते थे। हर विंग लंबी खत्म न होने वाली गलियारे जैसी थी, जिसके दोनों तरफ छोटे छोटे तंग सेल थे। ये डिजाइन यूं ही नहीं चुना गया था। हर विंग का उद्देश्य था कैदियों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखना, उन्हें मानसिक रूप से तोड़ना और किसी भी प्रकार के विद्रोह या साझा योजना को नामुमकिन बनाना। एक कैदी दूसरे कैदी की आवाज भी साफ न सुन सके, ये ब्रिटिशों की प्राथमिक योजना थी। हर सेल सिर्फ 13 बाई 7 फुट की थी, इतनी छोटी कि कैदी अपने हाथ फैलाकर ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते थे। इन कमरों में न कोई पानी की सुविधा थी, न कोई शौचालय, सिर्फ एक लोहा बंधा टीन का बर्तन जो रोज सुबह खाली किया जाता था। दिन में इन कमरों की खिड़कियों को बड़े लोहे के शटर से बंद कर दिया जाता था ताकि धूप और हवा तक न पहुंच
सके। अंधेरा, घुटन और सन्नाटा, ये तीन चीजें ब्रिटिशों के लिए सबसे सफल हथियार थीं। सेल्यूलर जेल में एक मुख्य वॉच टावर था जो सभी 7 विंग्स के केंद्र में स्थित था। इस टावर से एक अकेला गार्ड 7 विंग्स की निगरानी कर सकता था। ये कॉन्सेप्ट पैन ऑप्टिकन कहलाता है, एक ऐसी डिजाइन जिसमें कैदी को हमेशा लगता है कि उसे देखा जा रहा है, भले ही उसे देखने वाला कोई हो या ना हो। इस डर से कैदी सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से भी टूट जाते थे। ये जेल का सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। जेल बनने में लगभग 10 साल लगे। निर्माण के दौरान ही हजारों भारतीय मजदूर और कैदी मारे गए, बीमारियों, गर्मी, भूख और ब्रिटिश अत्याचारों के कारण। आज भी कुछ पुराने दस्तावेज बताते हैं कि इस जेल की ईंटों पर इंसानी खून तक लगा मिलता था। ब्रिटिश शासन इसे एक रिफॉर्म सेंटर बताता था, लेकिन वास्तव में ये एक स्लो डेथ कैंप था जहां कैदी जिंदा रहते हुए भी हर दिन थोड़ा थोड़ा मरते थे। जब 1906 में सेल्यूलर जेल पूरी तरह तैयार हुई तब ब्रिटिशों ने ऐलान किया, अब भारत के सबसे खतरनाक क्रांतिकारी यहाँ भेजे जाएंगे। काला पानी तैयार था और उसका सबसे काला अध्याय अब शुरू होने वाला था। समुद्र की लहरें उस समय भी उसी तरह टकराती थीं, लेकिन काला पानी की ऊंची काली दीवारों के भीतर जो चीखें गूंजती थीं, वो लहरें भी सुनकर थम जाती थीं। इन दीवारों के अंदर कदम रखते ही हर कैदी समझ जाता था, यहाँ इंसान नहीं सिर्फ शरीर लाया जाता है, और शरीर को भी कितना जीवित रखना है ये फैसला भी उन्हीं हाथों में है जो कोड़ों को हवा में घुमाते हुए चलते हैं। काला पानी के भीतर हर सुबह एक भयावह आवाज से शुरू होती थी, उठो काम पर चलो। धूप अभी क्षितिज से निकली भी नहीं होती थी, लेकिन जेलर पहले ही अपने बैटन को जमीन पर ठकठकाकर दर बिछा देता था। कैदियों को कतार में खड़ा किया जाता, उनके पैरों में पड़ी बेड़ियां घंटियों की तरह बजती, मगर ये आवाज किसी त्योहार की नहीं, मौत की तैयारी की थी। अंडमान की तपती गर्मी, नम हवा और लगातार भारी मजदूरी, ये तीन चीजें मिलकर काला पानी को एक लिविंग टॉर्चर मशीन बनाती थी। कैदियों को 12 से 14 घंटे तक तेल कोल्हू घुमाने पर लगाया जाता। ये वही काम था जो भारत में बैल किया करते थे, लेकिन यहाँ बैल की जगह आदमी था, भूखा, कमजोर, जंजीरों में जकड़ा हुआ इंसान। कई कैदी कोल्हू घुमाते घुमाते बेहोश हो जाते थे और जेलर की एक बात हमेशा गूंजती, बेहोश हो गए, पानी डालो फिर चलाओ। बेहोशी यहाँ आराम नहीं सिर्फ नया दर्द लेकर आती। सबसे भयानक थी साइलेंट टॉर्चर, एक ऐसी सजा जिसमें कैदी को पूरे दिन किसी से बात करने की अनुमति नहीं थी। जरा सोचिए, ऐसे स्थान पर जहाँ न दिन का भरोसा था न रात का, जहाँ चारों ओर दर्द की चीखें थीं, वहाँ इंसान को अपनी आवाज भी खोने पर मजबूर किया जाता था। जो कैदी नियम तोड़ देता उसे खूंखार कोड़े का स्वाद मिलता। कोड़ा पीठ पर पड़ता तो चमड़ी फटकर खून बहने लगता, लेकिन जेलर के चेहरे पर एक भी सिकन नहीं आती थी। उनके लिए ये रोज का काम था। सेल्यूलर जेल के भीतर एक और खौफनाक चीज थी, टॉर्चर सेल्स। ये वो छोटी छोटी कोठरियां थीं जिनमें खिड़कियों के नाम पर सिर्फ एक छेद था, इतना छोटा कि हवा भी अंदर आने से पहले सोचती। यहाँ कैदी को बंद करके रखा जाता और बाहर से सिर्फ एक आवाज आती, चाबी के घूमने। इसके बाद कैदी और अंधेरा दोनों एक दूसरे के साथी बन जाते। जेल में भोजन भी खुद में एक यातना था, सड़े हुए चावल, कंकड़ मिले दाल, नमक बिना की सब्जियां, खाना कम, अपमान ज्यादा। कई कैदी भूख से मर जाते, लेकिन अंग्रेज प्रशासन का नियम साफ था, कैदी कम हो तो और लाओ, लेकिन काम रुके नहीं। इन सब के बीच सबसे भयावह पल तब होता जब किसी कैदी को फांसी देने का दिन तय होता। पूरा जेल खामोश हो जाता, हवा तक थम जाती। फांसी घर की तरफ जाते समय कैदी के कदमों की आवाज इतनी धीमी, इतनी टूटती हुई लगती कि जैसे उसकी आत्मा पहले ही शरीर छोड़ चुकी हो। काला पानी की ये दीवारें आज भी खड़ी हैं, लेकिन अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो इनमें छिपे हुए दर्द के निशान अभी भी महसूस होते हैं, जैसे पत्थर पर उभरी कोई चीख जो समय भी मिटा नहीं सका।